आज हम मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर पर जो स्रोत है उनकी गहरी पड़ताल करने वाले हैं। और ये स्रोत उसे सिर्फ एक योद्धा के तौर पर नहीं दिखाते। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए समझते हैं कि मध्य एशिया का एक हारा हुआ शहजादा हिंदुस्तान का बादशाह बना कैसे। ये कहानी सिर्फ जीतों की नहीं है ना? हाँ, ये कहानी जिद और कह सकते हैं एक नए मौके की तलाश की है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, इसकी जड़ें तो मध्य एशिया में है। बाबर का जन्म हुआ 1483 में आज के उज़्बेकिस्तान की फरगना घाटी में। अच्छा। और दिलचस्प बात उसका वंश है। मतलब उसकी रगों में दो महान योद्धाओं का खून था। हाँ। पिता की तरफ से तैमूर और माँ की तरफ से चंगेज खान। वाह, मतलब विरासत तो बहुत बड़ी थी। बहुत बड़ी। लेकिन इसके बावजूद वो मध्य एशिया में अपनी जमीनें हार गया। और इसी हार ने एक तरह से उसे हिंदुस्तान की तरफ धकेला। और उस वक्त हिंदुस्तान की राजनीतिक हालत कैसी थी? वो बिखरा हुआ था। दिल्ली सल्तनत बहुत कमजोर हो चुकी थी और छोटे छोटे राज्य आपस में ही लड़ रहे थे। और यहीं से फिर 1526 में पानीपत की पहली और सबसे प्रसिद्ध लड़ाई की जमीन तैयार होती है। सही। स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये तो भारत में युद्ध की तकनीक में क्रांति जैसी थी। बिल्कुल सही कहा आपने। पानीपत एक निर्णायक मोड़ था। बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना के मुकाबले में बहुत छोटी थी। हाँ, बहुत छोटी। लेकिन उसके पास दो ऐसे हथियार थे जो हिंदुस्तान में पहले किसी ने इतने असरदार तरीके से इस्तेमाल नहीं किए थे। एक तो बारूद से चलने वाली तोपें और दूसरी तुलुगमा युद्ध नीति। एक मिनट, ये तुलुगमा क्या चीज है? ये सुनने में बड़ा दिलचस्प लग रहा है। ये एक बहुत ही चालाक मंगोल रणनीति थी। इसको ऐसे समझिए कि बाबर अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांटता था। अच्छा। एक हिस्सा बीच में और 2 हिस्से किनारों पर जो छिपे रहते थे। बीच वाली सेना हमला करके पीछे हटने का नाटक करती थी। जानबूझकर। हाँ, जानबूझकर। और जैसे ही दुश्मन सेना उनका पीछा करती, वो किनारे पर छिपी हुई टुकड़ियां अचानक दोनों तरफ से हमला करके उन्हें घेर लेती थीं। तो मतलब एक जाल बिछाया जाता था। बिल्कुल। सामने से तोपों की गोलाबारी और किनारों से ये घेराबंदी, इसने लोदी की विशाल सेना को पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया। तो पानीपत ने उसे दिल्ली तो दे दी, पर उत्तर भारत पर कब्जा जमाना इतना आसान तो नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल्ली जीतना एक बात थी, पर उसे बनाए रखना वो असली चुनौती थी। असली परीक्षा तो 1527 में खानवा के युद्ध में हुई, राणा सांगा के खिलाफ। हाँ, राणा सांगा के शक्तिशाली राजपूत संघ से। सच कहूं तो ये लड़ाई पानीपत से भी ज्यादा अहम थी। अगर बाबर यहां हार जाता तो मुगल कहानी शायद शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती। सही बात है। इसी जीत ने उत्तर भारत में उसके दबदबे पर मोहर लगाई और इसके बाद चंदेरी और घाघरा की लड़ाइयों ने उसकी पकड़ को और मजबूत कर दिया। तो उसने लड़ाइयों के बल पर सल्तनत तो बना ली, लेकिन जो चीज बाबर को सबसे अलग करती है वो शायद युद्ध के मैदान से बाहर मिलती है ना? उसकी लिखी हुई किताब में। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उसकी आत्मकथा तुज़ुक बाबरी या बाबरनामा वो एक खजाना है। वो सिर्फ लड़ाइयों का हिसाब किताब नहीं है, उसमें हमें एक इंसान दिखाई देता है। वो हिंदुस्तान की गर्मी और धूल की शिकायत करता है। अच्छा। हाँ, वो लिखता है कि उसे अपने घर के खरबूजे कितने याद आते हैं, लेकिन जब वो पहली बार यहाँ का आम चखता है तो उसकी तारीफ करते नहीं थकता। ये छोटी छोटी बातें एक बादशाह के अंदर के इंसान से मिलाती हैं। और कमाल की बात यह है कि उसने ये सब कितनी ईमानदारी से लिखा है। अपनी जीत, अपनी हार, अपनी कमजोरियां, यहाँ तक कि अपनी शराब की लत के बारे में भी। बिल्कुल। उस जमाने के किसी शासक के लिए इतना आत्मपरीक्षण करना बहुत बड़ी बात थी। तो उसने हिंदुस्तान पर सिर्फ 4 साल राज किया, 1526 से 1530 तक। बहुत छोटा कार्यकाल है। बहुत छोटा, लेकिन उसका असर बहुत गहरा था। उसने उस मुगल साम्राज्य की नींव रखी जो आने वाली सदियों तक चला और अकबर के समय में अपनी बुलंदी पर पहुंचा। बिल्कुल जी। उसका छोटा सा शासनकाल भारतीय इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जिसने यहाँ की राजनीति और संस्कृति दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। तो यहाँ एक सवाल सोचने लायक है। अगर पानीपत में बाबर की वो तकनीक, उसकी तोपें और रणनीति फेल हो जाती तो आज हिंदुस्तान का नक्शा और इतिहास कितना अलग होता? ये वाकई एक बड़ा सवाल है और ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि साम्राज्यों को बनाने और बिगाड़ने में